वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल के टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका नाम है विद्युत ध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो आइए जल्दी से इसको हम समझ लेते हैं। सो गाइस, इस टॉपिक के अंदर हमको देखना होगा कि निरक्ष के ऊपर विद्युत ध्रुव का जो निरक्ष होता है उसके ऊपर अगर कोई बिंदु स्थित है वहां विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में दो इस तरीके से आवेश रखे हुए होते हैं जो कि कुछ दूरी पर रख देते हैं, हम उन आवेशों को हम क्या बोल देते हैं, उनसे जो निकाय मिलकर बना होता है उसी को हम बोल देते हैं विद्युत ध्रुव। अब ये मैंने एक विद्युत ध्रुव बना दिया यहाँ पर जल्दी से। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरीके से जब आप एक लाइन करते हो वो इसका अक्ष कहलाती है, और इस तरीके से जब आप एक लाइन कर देते हो वो इसका निरक्ष कहलाती है। तो अब हमको बात करनी है निरक्ष के ऊपर। तो देखो, हम सिंपली क्या करेंगे, एक डॉट डॉट लाइन कर एक लाइन यहां पर लेंगे जो इसके मध्य बिंदु O से होकर जा रही है इस तरीके से। ठीक है, मुझे लग रहा है इधर थोड़ा स्पेस कम है, इसको बढ़ा देते हैं जल्दी से और देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो, ये हमने निरक्ष बना दी इस टॉपिक की। अब हम मान के चलते हैं कि इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर, मान के चलो यहां पर हमने एक बिंदु मान लिया जिसका नाम दिया हमने P। कितनी दूरी पर है, लेट सपोज मान लेते हैं कि R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना होगा, इस विद्युत ध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। तो इसके बारे में जानते हैं कि चीजें किस तरीके से है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि माना कि एक विद्युत ध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है और उसके निरक्ष पर, ये क्या है इसका निरक्ष पर O से यानी O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये वाला बिंदु P स्थित है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी होगी। तो इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए कुछ दूरियां। हमने देखा था कि पिछले वाले जो वीडियो के अंदर हमने अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र निकाला था तो उसमें क्या था, -q से p तक और +q से p तक की दूरी ली थी। तो यहां पर भी हमको ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखो क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम इस तरीके से एकदम परफेक्टली मिलाते हैं इसको, और ठीक है इस तरीके से। ओके, तो ये देखो, ये यहां से ये दोनों जो AP और BP जो डिस्टेंस बन रही हैं वो -q और +q से बिंदु P तक की दूरियां हो रही हैं। तो कितनी दूरी होगी, तो देखो 12 जो दूरी है वो -q से +q यानी कि A से B के बीच की दूरी है। इसका मतलब, और ये O जो है इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है, यानी कि A से लेके O तक की जो दूरी है वो L हो जाएगी और O से लेके B तक की जो दूरी है वो भी L हो जाएगी। अगर 2L के दो भाग कर दोगे तो L और L इस तरीके से हो जाएंगे। बताइए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर AP और BP का मान निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी तरीके से आपको अपने नोट्स में लिखना है कि चित्र से हम अगर AP का मान निकालें या फिर BP का मान निकालें, दोनों का मान समान होगा। चलिए कोई नहीं, एक स्टेप और बढ़ा के समझाते हैं। AP, अब AP क्या है, कर्ण। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, AP, तो AP का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू लंब क्या है यहाँ पर, ये लंब। अच्छा, अब आप लोग बताइए लंब किसे कहते हैं, किसी भी एंगल थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं। यानी लंब क्या हो जाएगा, ये लंब कितना है हमारा R स्क्वायर, आधार क्या है ये, ठीक है, तो आधार ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इसी मान को यहां रख देंगे। तो देखो AP स्क्वायर है प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इधर स्क्वायर है। अगर इधर से मैं स्क्वायर हटा दूं इस तरीके से, तो इधर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, AP का जो मान है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या आया है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे जगह को हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो AP का मान क्या आ गया, ये आ गया। अब निकालेंगे BP का मान। तो देखो BP का मान क्या आएगा, इधर स्क्वायर है, जैसे ये कर्ण है वैसे ये कर्ण होगा। भाई एक त्रिभुज तो है AOP, ये वाला,
दूसरा त्रिभुज है BOP, ये वाला, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यहां पर कर्ण क्या है ये, अच्छा लंब और आधार क्या है, लंब यही रहेगा r², l ये भी आधार ही है यहाँ पे l²। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं इस तरीके से, तो यहां पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, BP का मान। अब हम यहां से देखते हैं कि AP और BP का मान तो समान है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि AP या BP दोनों बराबर है, तो BP बराबर AP बराबर अंडर रूट में r² + l², ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो हमको ये दूरियां तो पता चल गई कि कितनी दूरी है, हमको ये दूरी पता चल गई, ये दूरी पता चल गई, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये दूरी है आपकी अंडर रूट में r² + l², और ये कितनी दूरी है, ये भी वही दूरी है, कितनी है, r² + l², ठीक है। अब अच्छा यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं आगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, -q और +q। अब दोनों आवेशों के द्वारा इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि +q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी कि +q आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको देखने वाले हैं। तो देखो मान के चलो इसको हम वेक्टर E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, 1/4πε0, और साथ ही साथ ये +q है, यानी क्या आएगा, q डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट में r² + l², और इसका क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। अब इसे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। तो क्या मिलेगा हमको, 2q तो नहीं आएगा, वेक्टर E1 = 1/4πε0 q/r² + l², इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर +q आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या निकलेगी, E1 = 1/4πε0 q/√r² + l², ये वाली जो दूरी है, और इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से पूरा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, E1 = 1/4πε0 q/r² + l², ठीक है। इसकी दिशा क्या आएगी, तो देखो +q आवेश को अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा, +q आवेश से दूर की तरफ रहेगा, यानी इसी लाइन को अगर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यानी इसकी जो दिशा आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, आगे की तरफ, समझ में आई। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, हम वेक्टर लगाकर E1, तो दिशा क्या लिख देंगे इसकी, BP की ओर, डायरेक्शन को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के चलना है हमको, दिशा BP की ओर, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब चलते हैं -q आवेश के कारण। सो -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो देखो क्या निकलेगा, E2 = 1/4πε0 q/, दूरी क्या है, -q से, अंडर रूट में r² + l², और उसका क्या होगा, होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास में, E2 = 1/4πε0 q/r² + l², ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी, तो देखो -q के द्वारा इस पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका प्रभाव किधर रहेगा, भाई सिंपल सी बात है, इस -q आवेश की ओर आने का प्रयास करेगा, यानी उसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, इस -q आवेश की तरफ ही होगी, यानी आप सोच सकते हो PA, दिशा PA की ओर, ठीक है। बात समझ में आई। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इससे पहले वाली 2 थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखिए हमने क्या किया था, E1 निकाला था, E1 का मान और E2 का मान अपने नोट्स में देखिए जो अभी आपने बनाए हैं, ये मान और इससे पहले वाला मान दोनों क्या है, सेम है, दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो E1 है वो बराबर है E2 के। तो भाई यहाँ पर तो हमको पता नहीं चल रहा है, अच्छा डायरेक्शन भी ऐसी नहीं है कि आप एक दूसरे में से कैंसिल आउट कर दो, भाई वहां पर क्या था, अक्ष वाली स्थिति में E1 इधर आ रहा था
और E2 जो था इधर आ रहा था, याद होगा आपको जब हम बिंदु P निकाल रहे थे वहां पर इस टाइप की कंडीशन थी। तो भाई यहाँ पर वहां पर क्या था, एक दूसरे के विपरीत दिशा में थी, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, किसी ना किसी एक एंगल पर है। देखो दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे E1 और E2 को, ये क्या है हमारा वेक्टर E2, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे घटकों में तोड़ लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, सब बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, हम एक इस तरीके की लाइन बना लेंगे यहाँ पर। अब देखो इस तरीके से आप करोगे, मान के चलो ये कितना एंगल है, थीटा, ऐसे माना थीटा एंगल है, ठीक है। ये थीटा है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अच्छा, हमको ये भी पता है कि त्रिभुज APO और BPO ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं, यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि जो त्रिभुज APO है और आपका क्या है बचा है त्रिभुज BPO, ये कैसे हैं, समरूप हैं। जब ये समरूप हैं इसका मतलब जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, बात समझ में आई। अच्छा, तो देखो हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है इस वाली अक्ष से E1 और E2 का। तो हमने इस थीटा वाले एंगल को यहां से इस तरीके से निकाल लिया। अब हमको ये वाला एंगल चाहिए भाई, इस वाली एक्सिस से E2 की दिशा किधर है, इधर ही है ना। तो ये वाली दिशा का एंगल हमको चाहिए हुआ इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के बीच का क्या एंगल है, हमने तो ये वाला एंगल निकाला है अभी। तो ये एंगल कितना निकलेगा, तो देखो ये कितना है, थीटा। हमको मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैक्सिमम चीज जानते हैं कि अगर दो रेखा इस तरीके से हैं और इस तरीके से क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो एंगल यहां बनता है थीटा डैश, वही एंगल यहां बनता है थीटा डैश, ठीक है। बात समझ में आई। तो देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाता हूं इस तरीके से, तो देखो जो एंगल थीटा का यहां है वो एंगल थीटा का यहां बनेगा। भाई इस लाइन को मैं आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूं और ये वाली जो लाइन है वो इसके समरूप है, तो जो एंगल यहाँ वो यहाँ बनेगा। देखो जो एंगल यहाँ है वो यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो देखो अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो देखो ये कैसे बनेगा, एक लाइन तो ये है, ये लाइन नहीं बन रही है, तो जो एंगल यहाँ होगा मैथमेटिक्स की तरह से दो एंगल ही यहाँ बने, ये वाला एंगल भी कितना कहलाएगा, थीटा कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। आपको डायग्राम में क्या दिखाना है मैं सब बता रहा हूं। आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें यहाँ वैल्यू लिखनी है, इधर लिख देना ये आपका E2 है, वेक्टर E2, इधर E2 की दिशा है, E1 इधर है, इसका एंगल थीटा है और इसका एंगल भी थीटा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 को घटकों में तोड़ लेंगे। तो देखिए मैंने एक और डायग्राम बनाया है दोबारा से, और दोबारा से समझते हैं हम कि जो एंगल है उसका मतलब क्या है। तो देखो हमने माना कि E1 से ये जो हमने लाइन खींची है वो उसका एंगल थीटा है। अगर ये जो थीटा है वो जे वाली जो लाइन हमको मिली है वो इस वाली लाइन को आगे की तरफ बढ़ाकर मिली है, तो जो एंगल यहाँ आएगा वही एंगल यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा E2 इधर आ रहा है, E2 की दिशा कितनी है इधर, तो इसको हमको इसके घटकों में तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको थीटा चाहिए। तो देखो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ मान के चलो, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ मिलेगा, और मैथमेटिक्स के अनुसार जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ बनेगा। और अच्छे समझ सकते हो कि अगर मैं दो लाइन इस तरीके से बना रहा हूँ और इस तरीके से एक लाइन खींच रही है, ये दोनों ये लाइन इसके समांतर है, ठीक है। अगर इस पे एक लाइन बनती है इस तरीके से, 150 रुपए की, हाँ 200 रुपये रहेगो, हाँ कछु और रहेगा लेके, ठीक, हाँ 150 200। ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास में दो लाइनें इस तरीके से हैं, यानी ये जो लाइन है वो इस लाइन के समांतर है बिल्कुल, और एक लाइन इस तरीके से हम खींच देते हैं, तो जो एंगल यहां बनता है वो एंगल अगली वाली समांतर लाइन के इस जगह पर बन जाता है। तो ये जो लाइन है वो इमेजिन करो ये लाइन है, और ये जो लाइन है इमेजिन करो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो जो एंगल यहां बन रहा है वो एंगल ये है, और इसके बाद ये जो एंगल बन रहा है वो यहाँ। ऐसे समझ लो कि तुमने एक लाइन खींची, अगर इस तरफ यानी इस दिशा में मूव करके ये जो एंगल बन रहा है, ऊपर वाली लाइन पर इस दिशा में मूव करके ये एंगल बन रहा है, तो इधर पे इसका जो मूव है इस वाले एंगल का जो वो इधर की साइड है, इसका मूव इधर की साइड है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप एंगल को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास में एंगल आ गया, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आपको एग्जाम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, आप बस इस तरीके से दर्शा देंगे, काम चल जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, घटकों में तोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास में इस तरीके से एक लाइन है और आपका जो एंगल है ये वाला एक एंगल है, मान के चलो ये वेक्टर ए है जो कि इस वाली एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, एवरीवन नोस। ठीक है, तो देखो ये थीटा एंगल बना रहा है यहां से। तो अगर मैं वेक्टर ए का जो प्रभाव है वो इस दिशा में और इस दिशा में ज्ञात करना चाहता हूं तो मुझे इसको घटकों में तोड़ना पड़ेगा। तो इधर जो इसका घटक आएगा वो क्या आएगा, ए, यानी इस वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वो परिमाण इनटू cos थीटा, मतलब इसके परिमाण में मैं क्या कर दूंगा, cos थीटा का गुणा कर दूंगा। और इधर क्या आएगा, इसका परिमाण इनटू sin थीटा। अब यहाँ पर cos और यहाँ पर sin क्यों लिया, देखो ये फैक्ट बात है, इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन अभी इसको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इतना समझ लीजिए आप कि यहाँ पर क्या होता है, थीटा, यहाँ पर कितना आया, थीटा। तो देखो जिस तरफ एंगल झुका हुआ है, जैसे जिस तरफ ये जो एंगल थीटा बन रहा है वो किस अक्ष से बन रहा है, एक्स अक्ष से बन रहा है। तो जिस अक्ष से बन रहा होगा उस अक्ष की दिशा में तो जो आप घटक निकालोगे वो आएगा कॉस वाला घटक, कॉस वाला घटक। और जिस दिशा में जिस अक्ष पर उसका एंगल नहीं बन रहा है, इस वाले अक्ष पर इसका एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ देखो एंगल तो यहाँ बन रहा है ना, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन से। इस वाले घटक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन से। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर थीटा डैश है, ठीक है, तो ये बन जाएगा इसकी वजह, इस थीटा डैश की वजह से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका परिमाण a इंटू साइन थीटा डैश, क्योंकि थीटा डैश एंगल यहां पर है, और यहां पर क्या बन जाएगा a cos थीटा डैश। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि अगर मुझे इस E1 के घटक करने हैं थीटा, तो थीटा देखो किस एक्सिस से, इस वाले एक्सिस से, तो इस वाली अक्ष पर कौन सा घटक आएगा, E1 cos थीटा, और इस वाली अक्ष पर कौन सा घटक आएगा, E1 sin थीटा। आज समझ में आ गई। इसी तरह से हम E2 के घटक करेंगे, तो E2 का एंगल किधर है, इस तरह है, तो इधर है, यानी कि एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा, ये E1 है। तो देखो इस इधर की साइड जो इसका घटक आएगा E2 का, तो वो कितना होगा, वो होगा आपका, यहां लिख देता हूं मैं, E2 cos थीटा, और इधर की तरफ जो इसका घटक आएगा वो आएगा E2 sin थीटा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए हमने क्या किया, इनके घटक निकाल लिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा घटक एक दूसरे से निरस्त हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि E1 sin थीटा इधर की तरफ है और E2 sin थीटा इधर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो घटक निकालने में सीख लिए किस तरीके से हमको घटक निकालने होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि घटक निकालने के बाद में जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है वो आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो फाइनली हमको जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा की वजह से मिलने वाला है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, जल्दी से हम लिख लेते हैं, ऐसा ही आपको अपने नोट्स में लिखना है, एंड देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चित्र से हमको क्या दिखाई देता है कि वेक्टर E1 व वेक्टर E2 को उनके घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में बराबर व विपरीत है। देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि देखो E1 बराबर है E2 के, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, देखो E1 बराबर है E2 के, ठीक है, यहाँ से हमको पता चला है। अगर मैं दोनों तरफ साइन थीटा का गुणा कर दूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या ये मान बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा आपस में बराबर हैं
और विपरीत हैं, यानी ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रभाव उत्पन्न होगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके द्वारा हमें जो परिणामी प्रभाव मिलेगा तब E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। इन दोनों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से जो परिणामी प्रभाव मिलने वाला है वो होगा इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो आइए जल्दी से उसे देख लेते हैं। तब P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब चूंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, जैसे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 E1 cos थीटा, इसे क्या लिख सकते हो 2 E1 cos थीटा, या लिख सकते हो 2 E2 cos थीटा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 की जो वैल्यू है, E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम थी जो निकली थी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/में R² प्लस L²। ये जो वैल्यू रखी मिली थी डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। E1 और E2 दोनों बराबर थे यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 1/4πε0 और यहाँ था Q/R² प्लस L² और इंटू cos थीटा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर, कितनी इक्वेशन हो गई थी हमारी, 3 इक्वेशन हो गई थी, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो cos थीटा की वैल्यू है वो हम इस चित्र से निकालेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, चित्र से cos थीटा। अब हमको पता है cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर चाहे तो आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, इसको हम A B नाम दे दें, तो A P O ले लो या B P O ले लो, कोई भी ले लो। तो अगर जैसे हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो थीटा यहाँ पर लेंगे, तो थीटा के द्वारा आधार और कर्ण क्या होगा, देखो थीटा ये है, तो यहाँ से आपका 90 डिग्री यहाँ पर होगा, कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आधार है यानी कि L अपन में कर्ण, कर्ण कितना है, ये कर्ण कितना था हमारा R² प्लस L²। तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी हम इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। तब लिखेंगे कि cos थीटा लिखेंगे, तब cos थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो cos थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, E बराबर देखो 2 गुणा 1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस L² इंटू cos थीटा की जगह रख देंगे, इसे रख देंगे, तो L/√R² प्लस L²। अब इसे मिटा देते नीचे को, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2QL इन दोनों को एक पास लिख लूँ तो 1/4πε एज इट इज, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, Q इंटू 2L, ठीक है। और अब ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर अंडरवुड में कोई चीज़ लिखी होती है तो इसका मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी होती है, 1/2, यानी अंडरवुड का मतलब होता है पावर उसकी 1/2 है, ठीक है। एक चीज़ और, अगर मैं इसमें a का गुणा और कर दूँ, यानी a की पावर 1 का गुणा कर दूँ, तो इधर a की पावर 1 का गुणा होगा, तो इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान हमें क्या मिलेगा, देखो अब चूंकि इन दोनों का जो आधार a है वो बराबर है, इस वजह से इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो इसका क्या है 1/2, इधर क्या है 1, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, इसकी पावर 3/2। तो यही जो चीज़ है पूरी की पूरी हमको यहाँ भी अप्लाई करनी पड़ेगी। R² प्लस L² की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी अंडरवुड यानी 1/2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, उसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमको R² प्लस L² की पावर 3/2। समझ में बात। एक चीज़ हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू कि Q इंटू 2L क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले कि परंतु
Q इंटू 2L बराबर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो क्या होगा E इज इक्वल्स टू, इसलिए E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा P अपॉन में R² प्लस L² की पावर 3/2, ठीक है। अब जल्दी से इसे मिटा देते हैं, डायग्राम आपने देख लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमको पता था एक चीज़ कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं हम, तो उनके बीच की जो दूरी होती है 2L, वो कैसी होती है, बहुत ही छोटी होती है, यानी इसको हम बोल सकते हैं अल्प होती है, बहुत छोटी। तो अगर मैं इसकी आधा कर दूं, यानी 2L की जो वैल्यू है उसका आधा कर दूं इस तरीके से, तो जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, L कैसी है, और छोटी होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो वो कैसी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। कैसे, समझो। जैसे L की वैल्यू क्या है 0.1, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलेगा 0.01। तो मुझे बताओ कि 0.1 और 0.01 में से क्या बड़ा है, ऑब्वियसली सी बात है ये बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू हो गई वो कम हो गई। इसका मतलब अगर मैं 12 में से L का स्क्वायर कर दूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होगी इसके कंपैरिजन में R क्या चीज़ थी, डायग्राम में हमने देखा था, आपको दिखा होगा डायग्राम में कि इस तरीके से जो द्विध्रुव था हमारा, उसका जो मध्य बिंदु O था, उससे R दूरी पर यहाँ पे बिंदु P स्थित था। तो इस R की तुलना में ये जो L² होगा वो बहुत ही छोटा होगा, इस वजह से हम इसको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके लिए आपको 2 लाइन लिखनी होगी, जल्दी से आपको लिख देता हूँ। यानी कि अगर परंतु 2L अति अल्प होने के कारण L² इज वेरी वेरी लेस देन R², ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हम L² को नगण्य मान सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे इस वाले समीकरण से, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, यहाँ पे क्या था P अपॉन में R² प्लस, अब इसको हम 0 लिख सकते हैं नगण्य, तो क्या हो जाएगा पावर 3/2। और आगे सॉल्व करते हैं, 1/4πε0 P अपॉन में R², इसकी पावर कितनी होगी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा हमको, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन में RQ। यही होगा आपका निरक्ष पर, यानी कि इस जो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ये फॉर्मूला आपका ड्राइव होकर आ जाए। बात समझ में आ गई। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, अगर हम इसे इसके सदिश रूप में लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर E इज इक्वल टू, इस पर सदिश यूनिट लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ और आएगी, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 1/4πε0 और Q अपॉन में, सॉरी Q नहीं, P अपॉन में RQ, ये वाला वेक्टर लगा के ये बनेगा, इसका क्या बनेगा, सदिश रूप। तो देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए माइनस चिन्ह यहाँ दर्शाता है कि वेक्टर E की दिशा, आप एक काम कीजिए, इसे नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए वहीं पे, और फिर मैं आपको इसे समझाता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे कि वेक्टर E की दिशा P की दिशा से विपरीत है। अब देखो ये कैसे विपरीत है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आया है। आप इसे नोट पॉइंट की रख सकते हो ताकि आप इसे याद रखो। तो देखो ये नेगेटिव चिन्ह आया क्यों है, इसकी बात करते हैं। देखिए हमारे पास में जो विद्युत द्विध्रुव था वो कुछ ऐसा था, -Q + Q, और इसकी जो डिस्टेंस थी 12 थी,
और हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें ये निरक्ष था मध्य बिंदु, और हमारी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आई थी, आप डायग्राम में देखिए, वो इस डायरेक्शन में आ रही थी जहाँ पर E1 cos थीटा था और E2 E2 cos थीटा था। ठीक है, दोनों इधर ही आ रहे थे जो दिशाएं थी इसकी। अच्छा, हमने जाना था कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है इसकी दिशा, दिखाया था। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस की वैल्यू से माइनस की वैल्यू की तरफ होती है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी इसकी डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है। इस वजह से यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया है। इसका मतलब है कि जो वेक्टर की दिशा है वो इसकी दिशा के विपरीत दिशा में काम करे। आप देखो कि विद्युत ध्रुव की दिशा क्या है, यहाँ माइनस आवेश है, यहाँ प्लस आवेश है। इसका मतलब क्या है, विद्युत ध्रुव की दिशा किधर है, इधर, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, इधर। देखो अब डायग्राम में, तो एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। इस वजह से यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है गाइस, सभी फॉर्मूलों से जो दोनों फॉर्मूले हमने निकाले थे पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में उससे हमें पता चला कि जो E आया था पिछले लेक्चर में वो था 1/4πε0 2p/r³, और इस लेक्चर में ये किस पे आया है, अक्ष पर, और ये किस पर आया है, जो भी हमने निकाला है निरक्ष पर। ये क्या आया है, 1/4πε0 p/r³। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप थोड़ा सा देखते हो तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो बराबर होगा 2 गुणा जो विद्युत क्षेत्र निरक्ष पर निकला। ये एक नोट पॉइंट है, आपको इसे ध्यान में लेकर चलना है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके साथ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। एंड हाँ, अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं आपसे एक और ऐसे अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।